हमारे समाज के भीतर आए दिन हर रोज कोई न कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन इन सारी घटनाओं के भीतर सबसे ज्यादा संख्या प्यार मोहब्बत को लेकर के होता है। लेकिन कभी कभी तो कुछ घटनाएं इतने अजीब सामने नजर आती है जिसको जानने के बाद खुद हम किसी को भी कानों पर यकीन नहीं होता है। आज की भी कहानी में ठीक यही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये घटना होता है पंजाब राज्य का जगरांव शहर की। जगरांव का एक इलाका पड़ता है रामनगर, और इसी रामनगर इलाके का रहने वाला संजय गुप्ता होते हैं। अब संजय गुप्ता की पत्नी का नाम होता है सीमा गुप्ता। अब संजय के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम होता है विशाल और बेटी का नाम होता है रचना। विशाल जो कि अपने पिता के साथ ही अपनी दुकान पे काम करता है, तो वहीं पे रचना इसी जगरांव के डीएवी कॉलेज से बीकॉम कर रही होती है। क्योंकि रचना का अपना कॉलेज दोपहर के समय होता है, इसीलिए रचना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी कोचिंग क्लास करती है। बात मैं आपसे कर रहा हूं 29 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास की। रचना अपने पिता के साथ स्कूटी के ऊपर बैठकर अपनी कोचिंग के लिए रवाना होती है। कोचिंग के गली के सामने ही जैसे वो पहुंचती है, अब संजय गुप्ता अपने बेटी को अपने स्कूटी से उतार देते हैं। लेकिन वहीं पर देखते हैं कि गली के सामने ही एक सफेद कलर की कार लगी होती है, जिसके ड्राइविंग सीट के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ होता है। पिछली सीट के ऊपर 2 और अन्य लड़के होते हैं। कार के दोनों पिछला दरवाजा खुला पड़ा होता है और दरवाजे पे 2 और लड़के खड़े होते हैं। रचना जब वहां से पैदल ही अपनी कोचिंग के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही कार के नजदीक पहुंचती है, दोनों लड़के रचना को हाथ पकड़कर गाड़ी के अंदर ढकेल लेते हैं और फिर दरवाजे बंद करके कार वहां से रवाना कर देते हैं। क्योंकि ये मामला इतना काफी तेजी में हो जाता है कि न तो रचना को कुछ समझ में आती है, न ही उसके पिता संजय गुप्ता कुछ इस बात को समझ पाते हैं। लेकिन गाड़ी जैसे ही वहां से रवाना होती है, ड्राइवर गाड़ी को भगाता है। रचना काफी जोर जोर से चीखते चिल्लाती है, चिल्लाते हुए कहती है, पापा मुझे बचा लो, मेरा अपहरण हो गया, मेरा किडनैपिंग हो गया। तब जाके संजय गुप्ता को पता चलता है कि उसकी बेटी का किडनैपिंग हो गया। अब संजय गुप्ता अपनी बेटी को आवाज ही वहां से नहीं लगाता, बल्कि उसी गाड़ी के पीछे अपनी स्कूटी को ही भगाता है। क्योंकि गाड़ी कार होती है और मार्केट के रास्ते से होकर के निकलती है, इसीलिए संजय भी रास्ते के भीतर जितने भी लोग मिलते हैं उन सब से काफी चीखते चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस गाड़ी को रोका जाए, मेरी बेटी को किडनैप करके भाग रहा है। लोग भी जब आवाज सुनते हैं, कई लोग उस कार का पीछा अपनी गाड़ी से करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह तमाम अपराधी कार को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह के करीब अपहरण का मामला होता है, उस पूरे इलाके के भीतर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। क्योंकि सुबह सुबह ये घटना घटती है, लोग तुरंत इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन खबर देते हैं। जैसे पुलिस को इस तरह की खबर मिलती है, अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पे पुलिस पहुंचती है, अब जाकर के संजय से मुलाकात करती है और फिर उस पूरे मामले के बारे में संजय गुप्ता से पूछताछ करती है। अब संजय पुलिस वालों को कहता है कि साहब, टोटल 5 लड़के थे, लेकिन उसमें से मैं एक लड़के को जानता हूं। दरअसल उसका नाम होता है मनीष मल्होत्रा। मनीष जो रायकोटा का रहने वाला। अब मनीष के पिता का नाम है जोगिंदर पाल। अब योगिंदर पाल के बारे में पूछताछ करते कि मनीष तुम्हारे बेटी के अपहरण क्यों करे। तो संजय गुप्ता पुलिस को वाला को बताता है कि साहब, ये तो नहीं पता कि वो रचना मेरी बेटी को अपहरण क्यों किया वो लड़का, लेकिन कई महीनों से वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको नजदीकी पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दायर करवाया था। जैसे इस तरह की बातें वो कहता है, पुलिस को लगता है कि इससे पहले कि अपराधी रचना के साथ कुछ गलत करे, कुछ अपराध करे, पुलिस काफी तेजी से हरकत में आ जाती है। फिर शहर के चारों तरफ से नाकाबंदी करवा देती है। पुलिस सब जगह संदेश भिजवा देती है कि किसी भी हाल में ये गाड़ी शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद से पुलिस इन सारे अपराधियों के हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन अपराधियों का कहीं कुछ भी अता पता नहीं चलता और देखते देखते पूरे दिन का समय निकल जाता है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, पुलिस अपने टीम के साथ अब मनीष मल्होत्रा के घर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब मनीष के घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मनीष अपने घर पे ही मौजूद नहीं है। तब तक इधर लोगों के भीतर भी गुस्सा काफी फूट फूट करके बाहर निकलता है। लोग सड़क पे धरना देने लगते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है। क्योंकि जब ये वारदात हुआ था, ये घटना हुई थी, पुलिस को खबर दी गई, पुलिस भी काफी देर से घटनास्थल पे पहुंची थी। ये मामला इतना ज्यादा सुर्खी बटोरने लगता कि शहर के एसपी डीएसपी भी लोगों के सामने
एसपी आ जाते हैं लोगों के सामने, लोगों को कहते हैं एसपी डीएसपी अब थोड़ा सब्र रखिए, हम कैसे भी करके रचना को सही सलामत वापस लेकर के आएंगे। तब जाकर के लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर थोड़ा भरोसा करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर रही थी, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब उन अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे सुबह का समय होता है, अगले दिन 30 जनवरी के सुबह ही पुलिस के नंबर पे एक व्यक्ति का कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब मेरा नाम विजय मल्होत्रा है और मैं मनीष का चाचा हूं। दरअसल मनीष अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, इसीलिए आप लोग कचहरी चौक पे पहुंच जाइए। विजय मल्होत्रा जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है। अब पुलिस को सामने भी अब कोई रास्ता सामने नजर नहीं आता है, क्योंकि पुलिस के पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी थी, मजाक उड़ चुकी थी। पुलिस सोचती है कैसे भी करके पहले रचना को सही सलामत ले आया जाए, इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ कचहरी चौक पहुंच जाती है। अब जहां पर मनीष और रचना के साथ जो है मनीष के कई अन्य रिश्तेदार मौजूद होते हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही अपने टीम के साथ वहां पे पहुंचती है, इस बात की जानकारी लोगों को भी पता चल जाता है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब जिसके कारण मनीष के सारे रिश्तेदार वहां से भाग खड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस मनीष और रचना को अपने साथ गिरफ्तार कर थाने पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले रचना को लेकर के मेडिकल जांच करवाती है। मेडिकल जांच करवाने से यह तो बिल्कुल पुष्टि हो जाती है कि रचना के साथ कुछ भी गलत नहीं किया गया था तब तक, इसलिए पुलिस रचना को उसके माता पिता के हवाले कर देती है और फिर पुलिस मनीष से रचना के अपहरण करने के बारे में पूरी पूछताछ करती है। लेकिन मनीष जब इस अपहरण की पूरी सच्चाई बताता है तो मामला बिल्कुल ही उलट हो जाता है। दरअसल मनीष और रचना पिछले कई महीनों से दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। रचना और मनीष के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, प्यार मोहब्बत जब शुरू होता है, तो दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। मनीष का पिता का नाम होता है योगेंद्र पाल और माँ का नाम होता है उषा रानी। जोगेंद्र पाल का इसी जगरांव शहर के भीतर अपना एक पेट्रोल पंप और पेप्सी कोक का एक एजेंसी होता है, लेकिन जोगेंद्र पाल का पूरा परिवार कर्ज में डूब चुका हुआ था। इधर मनीष और रचना के बीच में जब प्रेम होता है, मनीष रचना के ऊपर ढेरों सारे पैसे भी लुटाता है, लेकिन मनीष इस बात को सारा पैसा अपने दोस्तों से कर्ज लेकर के आता था। इधर रचना को लगता था कि मनीष के पास अच्छा खासा संपत्ति है, काफी दौलत है। ऐसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, मनीष और रचना शादी करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों का जाति बिरादरी अलग होता है। रचना जो बनिया समाज से होती है, तो वहीं पे मनीष पंजाबी झागी जाति का रहने वाला होता है। अब रचना मनीष से कहती है कि मेरे पिता इस शादी को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे, बेहतर है कि तुम, मेरे पास एक सुझाव है, हम दोनों चल करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद से अपने घर में परिवार वालों के सामने शादी करने की बात कहेंगे। अगर वो लोग मान गए तो ठीक है, अन्यथा हम अपने शादी का सर्टिफिकेट दिखवा करके उनको बता देंगे कि हमने ऑलरेडी पहले शादी कर लिया है। अब रचना जैसे तरह की बात मनीष से कहते हैं, मनीष को ये बात सुझाव बहुत अच्छा लग जाता है। अब उसके बाद से रचना और मनीष जा करके एक वकील से मुलाकात कर लेते हैं। अब वकील दोनों को ये बात को सुझाव देते हुए कहता है कि पहले तुम दोनों को किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारा के भीतर जाकर के शादी करना होगा और वहां से शादी का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तब जाकर के कोर्ट से तुम्हारा पेपर तैयार होगा। उसके बाद से मनीष अपने दोस्तों के साथ रचना को लेकर के एक गुरुद्वारे के भीतर जाता है और फिर वहां पर शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद जब वहां पे से सर्टिफिकेट मिल जाती है, मनीष और रचना उस सर्टिफिकेट को लेकर के फिर से वकील के पास पहुंच जाता है और वकील इन दोनों को लेकर के चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के भीतर जाता है और वहां से कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवा देता है। अब शादी करने के बाद रचना और मनीष अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर जाकर फोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जैसे कुछ महीने का समय और बीतता है, अब रचना को मनीष की सच्चाई पता चल जाती है। अब दरअसल रचना को यह बात पता चल जाता है कि मनीष ने उसके ऊपर जितने सारे पैसे खर्च किए थे, वो सारे के सारे पैसे अपने दोस्तों से कर्ज लिया हुआ था, क्योंकि मनीष का पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन रचना इस बारे में जब मनीष से पूछताछ करती है, तो मनीष इसके बाद भी रचना से झूठ ही कहता है ये सब कुछ झूठ बात है। लेकिन जैसे झूठ कहता है, अब रचना इस बात के ऊपर काफी गुस्से में आ जाती है और इसी बात को लेकर के मनीष और रचना के बीच में काफी दूरियां बन जाती है। उसके बाद से मनीष जब रचना के नंबर पे कॉल करता था तो रचना कॉल ही नहीं लेती थी, लेकिन बल्कि अब रचना इस बात का फैसला कर लेती है कि किसी भी कीमत पे मनीष के पास अब वो वापस नहीं जाएगी। अपने पिता को जाकर के वो कहती है कि मेरी जल्द से जल्द किसी लड़के से आप शादी करवा दो।
लेकिन शादी की बात जैसे ही रचना कहती है, इस बात की जानकारी इधर मनीष को पता चल जाता है। अब दरअसल मनीष ने जब रचना से शादी कर लिया था, उस शादी के भीतर मनीष के कुछ दोस्त यार भी मौजूद होते हैं। अब एक दिन मनीष के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि कैसा तुमने शादी किया, तू यहाँ पर परा परा सड़ रहा है और तेरी पत्नी मायके में रह करके मौज कर रही है। अब जैसे इस तरह की मजाक करता है उसका दोस्त, मनीष इस बात को अपने दिल पे ले लेता है। मनीष उसी दिन सोच लेता है कि अगर रचना आराम से नहीं आती है मेरे पास तो मैं उसे अपहरण कर लूंगा, यानी किडनैप कर लूंगा। मनीष यहीं पे गलती करता है और इसी सिलसिले में अपने बुआ के बेटे अभिषेक से वो बातचीत करता है। अब अभिषेक जो लुधियाना के शिमलापुरी का रहने वाला होता है। अब अभिषेक से जब ये बातचीत करता है तो अभिषेक भी मनीष का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से मनीष अपने इस प्लान में अपने 3 अन्य दोस्तों को शामिल कर लेता है, लेकिन जिसमें से एक का नाम होता है बंटी, दूसरे का नाम होता है मोहित और तीसरे का नाम होता है आकाश। और फिर ये पांचों मिलकर के 29 जनवरी को सुबह 8 बजे के आसपास में रचना जब अपनी कोचिंग के ऊपर पहुंचती है, उसी समय ही रचना का अपहरण कर लेते हैं। अब उसके बाद से मनीष जब रचना को लेकर के वहां से निकलता है, अपने तीनों अन्य दोस्तों को रास्ते में उतार देता है और रचना को लेकर के सीधे अपने बुआ के बेटे के घर लुधियाना के शिमलापुरी में जाके पहुंच जाता है और वहीं से बैठ करके अपने दोस्तों के नंबर पे कॉल करता है और पूरे हालात के बारे में जानकारी लेते रहता है। लेकिन जैसे ही रात बीतती है, इधर पुलिस प्रशासन को पता चल जाता है कि मनीष शिमलापुरी के भीतर। मनीष का दोस्त बताता है तेरा लोकेशन पुलिस को पता चल चुका है, तुम जल्दी से वहां से जगह बदल दो। जैसे उसका दोस्त उसको एक खबर देता है, मनीष अपने बुआ के बेटे से कहता है अब हम क्या करें। मनीष के बुआ का बेटा कहता है कि मेरा जीजा है ललित मेहता जो जालंधर के भीतर रहता है, मैं उनसे बात करता हूँ। लेकिन ललित मेहता से जब बातचीत होता है दोनों, तब ललित मेहता उधर से बोलता है कि तुम यहाँ चले आओ। लेकिन 30 जनवरी को जब तीनों सुबह गाड़ी लेकर के जालंधर के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही लाडोवाल टोल ब्रिज के पास ही पहुंचते हैं, वहां पर जो है रचना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। लोग रचना को देख भी लेते हैं वहां पर, वहां का सीसीटीवी फुटेज में भी रचना सामने आ जाती है। अब जिसके कारण से मनीष अब काफी डर जाता है। जब उसके जीजा से फिर बातचीत करता है तो ललित मेहता दोनों को समझाते बुझाते कहता है कि अब तुम दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि तुम अब पुलिस को सरेंडर कर दो, तुम्हारा भलाई है। सरेंडर करने की जब बात कहता है तब मनीष अपने चाचा विजय मल्होत्रा के नंबर पे कॉल करता है। चाचा को कहता है कि मुझे सरेंडर करना है। तब जाकर के विजय मल्होत्रा पुलिस प्रशासन के नंबर पे कॉल करता है और उनको कचहरी चौक पे बुला लेता है। मनीष पुलिस वालों को कहता है कि अगर रचना सही सलामत मेरे पास आ जाती तो हमें इस तरह के कदम उठाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। भला इस दुनिया का कौन सा आदमी अपनी पत्नी और प्रेमिका का अपहरण करेगा, यानी किडनैपिंग करेगा। लेकिन हमें रचना ने मजबूर कर दिया था, क्योंकि मनीष ने अपराध किया था, इसीलिए पुलिस मनीष के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और उसको फिर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपना परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।